सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द विज्ञान क्लासेस। आज हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। फंक्शंस यानी कि कहने का मतलब कि ऐसे कौन कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फंक्शंस परफॉर्म करती है जिस ऐसे प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो अगर आपने क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो जाके वहीं देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड फिल्म मोसेसिक मॉडल के बारे में आप जान सकते हैं। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं। अब दो तरह टाइम के साथ उसकी स्पीड में सेल क्या हो रहा है, सेल का प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। स्लो हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड टाइम यानी एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल को यानी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ऐसे यानी कि नाम आते हैं व्हाट फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब मैं कहूं कि फंक्शन तो उसके काफी सारे होते हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि आपसे कि कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कैसे वो परफॉर्म करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे वो सेमी परमेबल है, कैसे उसके अंदर कंटेन आता है और जाता है। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन एक फर्स्ट प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। एंड सेकंड वन वाज द ऑस्मोसिस। दूसरा प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को मेंटेन कर पाएगी यानी पर फंक्शंस परफॉर्म करेगी, दैट इज ऑस्मोसिस। Next, second one is mediated, third one is mediated transport, and fourth is endocytosis, and fifth is exocytosis. So these are the five ways there where the why with the plasma membrane can maintain its functionality। इन प्रोसेस की वजह से पांच तरीके से फॉर्म क्या करती है, फंक्शंस को मेंटेन करती है यानी परफॉर्म करती है। हमने फंक्शन पढ़ लिए हैं तो आपको जाके पहले वो वाली वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर्स ऑफ कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। मगर आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो फर्स्टली अगर हम पहले नंबर को लेते हैं दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सो व्हाट इज डिफ्यूजन। आपने कभी सुना तो होगा कि आपने मिल्क ली, चाय ली, उसमें आप उसमें क्या लिया, आपने चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद वो क्या होता है, छोड़ दिया कुछ देर के लिए, आपने चम्मच से नहीं हिलाया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि वो जो मिल्क था वो धीमे धीमे क्या होने लगा, पूरा मिक्स यानी जो शुगर थी वो डिसॉल्व हो गई धीमे धीमे। तो आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया कि ऐसा कैसे हो रहा है। अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं कि मैंने एक सॉल्ट का लिया है पार्टिकल यानी नमक का डेला लिया, उस नमक के डेले को पानी में डाल दिया है। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो पूरा पानी नमकीन हो गया और सारा नमक का डेला पूरा गायब हो गया। अब ऐसा हो कैसे गया, ऐसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के लेवल में तो अगर मैं क्या बोलते हैं एक नमक या पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4 बोलते हैं जिसे, जिसे मैंने पानी में डाल दिया तो कुछ देर बाद देखा कि पूरा पानी कैसा हो गया, पिंकिश यानी वॉल्ट कैसा हो गया, पिंकिश हो गया, वॉलेट रंग का। अब ऐसा कैसे हो गया, क्या क्या तरीके, वो गायब हो गया धीमे धीमे, उसका क्या हो रहा है, पूरे में मिक्स होता जा रहा है। तो अगर आप मैं कहूँ कि अगर मैंने जब नमक को डाला था, नमक पानी में डाला था, तो ऊपर जब पानी में डाल दिया तो वो धीरे धीरे घुलना स्टार्ट हुआ। तो मैंने ऊपर का पानी एक चम्मच निकाल के पी के देखा तो मुझे कम नमकीन लगा, और नीचे से निकाला तो ज्यादा नमकीन लगा। ऐसा कैसे। तो आज इसी के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफ्यूजन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि डिफ्यूजन इज द, अब है क्या ये डिफ्यूजन। तो आपको बता दूं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस, एक मूवमेंट है। क्या है, एक प्रोसेस है जिस या मूवमेंट है। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। कहां से, पार्टिकल्स। हम बायोलॉजिकल लेवल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है, केमिस्ट्री में लेवल में भी आपने देखा होगा, मगर डेफिनेशन थोड़ी लगभग सेम ही रहती है कि डिफ्यूजन क्या एक प्रोसेस है या मैकेनिज्म है या जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है किसके पास, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अगर मैं बात कहूं, अगर मैं समझाने को आपको बोलता हूं बिल्कुल सिंपल से, तो मैंने ये लिया और यहां पे मैंने क्या कर दिया, वो किसको प्लेस कर दिया, KMnO4 को डाल दिया यहां पे पार्टिकल। जब ये KMnO4 यहां पे रखा हुआ है बेटा, तो क्या नोटिस करेंगे हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, किसकी कंसंट्रेशन, जहां पे ये रखा हुआ यहां पे इसके पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ तो इसके पार्टिकल्स यहां से यहां हो गए, चले गए। अब यहां क्या है, यहां बिल्कुल भी क्या है, KMnO4 नहीं है, ओनली वाटर है। अब होता क्या है कि ये जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं, यानी कि आपने पढ़ा है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। ये पार्टिकल्स धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं किसकी तरफ, हायर कंसंट्रेशन की से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कौन सी कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज। उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, KMnO4 के पार्टिकल्स जाते हैं। अब ये जो KMnO4 के पार्टिकल्स जिस मूवमेंट से जा रहे हैं, जिस प्रोसेस से जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को हमने आज से नाम दे दिया डिफ्यूजन। ये होता क्या है, इसे आज से हम कहेंगे डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका क्या रोल है, तो आपको बता दूं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, जिस जो क्या आपने मॉडल उसका देखा ही है, बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, और इधर दो क्या हमारे पॉलीपेप्टाइड्स, वो है पॉलीपेप्टाइड कह रहा हूं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स और फ्लूइड भरा हुआ है, जिसमें फ्लूइड में ये सब कुछ था। तो उसी में बता रहा हूं कि क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सपोज कोई भी सब्सटेंस है, सपोज आपने देखा होगा रूट्स यार होते हैं, जड़े होती हैं पेड़ों की, तो पेड़ों की जड़ें हो गई, या कोई भी सेल मान लो, उसमें भी सेल से बने होते हैं। तो अगर जो भी कुछ है यहाँ पे, जो भी कुछ सॉल्यूशन रखा हुआ है यहाँ पे, जो भी कुछ है जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ हाई है, वो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बात कर लूं कि अगर सपोज मैंने कहा कि जड़ रूट थी, पेड़ों की क्या थी, जड़ें थी, और जड़ों से क्या हुआ, पानी अंदर चला गया। अब ये चाली चला गया अंदर, तो अंदर ये सेल से, एक सेल से दूसरे सेल तक अंदर जाना है, तो इसके अंदर कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसके अंदर भी ट्रांसफर होने के लिए क्या होता है, एक मैकेनिज्म क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। उस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। या फिर सपोज मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा सेल है, ये सेल है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, इन सारे ऑर्गेनल्स को बाहर से कोई ना कोई न्यूट्रिशन मिलेगा। अब ये न्यूट्रिशन आया कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म आ गया, अब साइटोप्लाज्म से इस ऑर्गेनल तक कैसे जाए, इस वाले ऑर्गेनल तक, तो अब ये कैसे जाएगा, पूरी कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, इसके पार्टिकल की हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एंटर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इस तरह के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज जनरली आपने देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं, ठीक है, नहीं लेते कार्बन डाइऑक्साइड जनरली रात दिन में लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेते हैं तो किस मैकेनिज्म सेल्स के अंदर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, तो आपको बता दूं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि अगर सपोज सेल्स प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, बाहर ज्यादा होती है। तो बाहर ही क्या हमारा, ये हमारा सेल है, ये क्या है, इनसाइड द सेल, और ये हमारा क्या, आउटसाइड सराउंडिंग। तो यहां CO2 के मॉलिक्यूल्स देखिए बहुत ज्यादा है, CO2 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 CO2। अब यहां क्या है कि इनसाइड सेल, क्या प्लांट को जरूरत है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसलिए सेल के अंदर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो यहां बहुत एक दो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब यहां कंसंट्रेशन क्या हुई, गैस की ज्यादा हुई, और यहां कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस कंसंट्रेशन की तरफ क्या बना, एक ग्रेडियंट बना, चेंज बना। तो यहाँ हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये गैस क्या करेगी, एंटर कर जाएगी। अब ये एंटर करती है तो इसको क्या बोलते हैं, CO2 डिफ्यूजेस इन द सेल। CO2 क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई सेल्स के अंदर, यानी कि एंटर कर गई। तो ऐसे इस तरह से काम करता है अमीबा क्या करता है, अमीबा जनरली इसी मैकेनिज्म से CO2 और ऑक्सीजन O2 लेता है। ठीक है, प्लांट्स भी ज्यादातर लेते हैं, एनिमल्स भी काम करते हैं। अगर मैं बात करूं एनिमल्स के केस में, अपने ह्यूमन के केस में, तो अपनी जनरली किडनी में प्रोसेस चल रहा होता है, डिफ्यूजन चल रहा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि सपोज अगर हम जो भी खाते पीते हैं तो किडनी क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। तो उस प्यूरिफाई करने का सपोज अगर मैंने क्या किया कि मैंने पानी पिया, काफी सारा पानी किडनी में मैंने निकाल दिया, प्यूरिफाई कर दिया, यूरिन बनाने में। अगर मैं बाई चांस बोलूं कि मैंने पानी पी लिया, फिर मैंने शाम तक पानी पिया ही नहीं, तो अगर मैं मर जाऊंगा। तो मेरी बॉडी को मैकेनिज्म बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी क्या करती है, किडनी दोबारा फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। दोबारा कब कैसे लेती है, इसी मैकेनिज्म, यानी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं, सारी चीजें एंटर कर जाती हैं। सोडियम, अगर मेरे बॉडी में क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, मेंटेन होती हैं। So we can say that the diffusion is the process of movement of solute molecule from the higher concentration to lower concentration। मतलब मैंने बोला कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस क्या है जिसमें एक मूवमेंट है जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल का जो हाईएस्ट से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन टेक प्लेस इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी मीडियम में हो सकता है, इवन दो गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, किसी में भी हो सकता है। यानी कि गैस का भी आपने बताया कि गैस का भी क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन के मूवमेंट हो रहा है। लिक्विड में भी क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। सॉलिड की केस में भी इवन क्या होता है, हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो कांच होते हैं, आपने कांच कभी देखा, कांच अगर अभी आप लेके आए हो, आपकी विंडो में लगा हुआ है, तो कुछ दिन बाद देखना वो धुंधला पड़ जाता है। धुंधला क्यों पड़ जाता है कि उसको अंदर भी क्या होता है, सॉलिड का मूवमेंट हो रहा है, वो धीरे धीरे बह के नीचे आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जब मूवमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स डिसबैलेंस इधर आगे पीछे होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ऑपिक बन जाता है, यानी कि ऑपिसिटी आ जाती है उसमें, यानी कि धुंधला दिखने लगता है हमको। तो अब वो अलग केस हो गया। सेमी कूल, सुपर कूल लिक्विड होते हैं, तो हम इसके बारे में 12th में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है हमारा 12th का। सो नेक्स्ट,
It does not involve any semi-permeable membrane. The most important point और this diffusion. डिफ्यूजन को कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर मेम्ब्रेन होगी तो ही डिफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं। मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, फिर भी डिफ्यूजन हो जाता है। यानी सपोज मैं बात करूं, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गैस भरी हुई है, ठीक है, और यहाँ गैस भरी है और मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरी गैस छोड़ दी, परफ्यूम छोड़ी, तो वो धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स पूरे पूरे जिगजैग मोशन करते हुए पूरे कमरे में फैल जाएंगे। यहाँ कोई मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी नहीं। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस बाय इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस फेज एंड देन लिक्विड एंड सॉलिड। यस, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि लिक्विड के केस में, सॉलिड के केस में डिफ्यूजन क्या होता है, थोड़ा स्लोअर होता है। फास्टर किसमें होता है? गैसेस में। ऐसा इसलिए होता है कि मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट, तो मूवमेंट यानी कि जिगजैग मोशन, यानी कि ओपिसिटी, स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है थोड़ा मूवमेंट से संबंधित होता है। तो स्पॉन्टेनिसिटी किसकी ज्यादा होती है? गैसेस की ज्यादा होती है। यानी गैसेस के में क्या होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिस वजह से क्या होते हैं, ये आसानी से पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैसेस में होता है, मोस्टली फास्टर। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर कहीं भी कुछ खाना पीना बन रहा है, कोई स्मेल आ रही तो बहुत जल्दी पूरे में फैलती है, ठीक है। तो इसलिए फैलती है कि डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट हो गया, ठीक है। गैस क्या हो गई, हाई कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो गया, उसका मूवमेंट होने डिफ्यूजेस हो गया, यानी क्या बोलेंगे हम आज से, डिफ्यूजेस। सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अवर दिस चैप्टर। सो ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ये आपके समझ लीजिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा प्रोसेस है जो आप डेली लाइफ में आप बहुत ज्यादातर देखते हो। सपोज अगर मैं बात करूं कि आपने कभी नोटिस किया हो कि आपने कभी किशमिश ली है और कि उस किशमिश को आपने पानी में डाल दिया, और पानी में आपने नोटिस किया कि वो थोड़ी देर में क्या होती है, पानी में डूबे होने के बाद फूल जाती है। ऐसा भी नोटिस किया होगा। अगर मैं बात करूं, क्या बोलते हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया जो बहुत गाढ़ा है, ठीक है, और उस गाढ़े सॉल्यूशन को अगर आपने रख दिया किसी पानी में, तो वो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट कैसे हो गया, कैसे कम मात्रा होगी कंसंट्रेशन, वो भी प्रोसेस कौन सा है, ऑस्मोसिस है। तो हम जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सपोज मैंने बोला कि बेटा कि जब मैंने पानी में किसको रखा, किशमिश को रख दिया, ठीक है, ये हमारी किशमिश है। जब हमने इस किशमिश को इस वाटर में रखा, पानी के अंदर डिबो दिया, तो डुबोने के बाद हमने क्या देखा कि पानी इसके अंदर चला गया और ये फूल गई। अब मैं बताना आप पहले मेरे को कि ये किशमिश थी, तो इस किशमिश के अंदर क्या क्या था, पहले मैं बताऊं कि इस किशमिश के अंदर साइटोप्लाज्म भरा था, एक सेल है ये, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा सेल का कंटेन होता है, तो साइटोप्लाज्म होगा, और उसी साइटोप्लाज्म में वाटर भी था, यानी कि सेल कंटेन एंड वाटर, पानी। और ये पानी बेटा कितना था, पानी की कंसंट्रेशन क्या थी इस किशमिश के अंदर, बहुत कम थी। जब हमने पानी इस किशमिश को पानी में डुबो दिया तो इसके अंदर क्या आ गया, पानी ज्यादा आ गया, इसलिए ये क्या हो गई, फूल गई। नोटिस करना बात को ध्यान से। तो मैंने क्या कहा कि जब किशमिश को पानी में डुबाया तो इसके अंदर क्या चला गया, H2O मॉलिक्यूल अंदर चले गए, यानी वाटर चला गया। अब बताना है कि पानी जो रखा है जहां पे हमने इसको बाहर कंटेनर में रखा, उस कंटेनर में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, अगर सेल की आप बात करूं तो सेल के अंदर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन इज लो, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, किसके अंदर, बाहर कंटेनर में। तो अगर मैं कहूं कि ऑस्मोसिस होता क्या है, तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मूवमेंट है वाटर का, यानी किसका, वाटर का। इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हाईएस्ट ऐसा नहीं होगा कि ये सेल की सारी चीज बाहर निकल के इसके अंदर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कि पानी इसके अंदर चला जाएगा। मगर एक चीज नोटिस कीजिए
ये कैसे हो रहा है? मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर ये मेम्ब्रेन ही नहीं होती तो ये सेल का सारा कंटेंट क्या होता? पूरे में बिखर जाता तो डिफ्यूजन हो जाता। वो तो सेल का सारे अंदर कंटेंट क्या है? कुछ सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, इतने सारे मिनरल्स होंगे सेल किसमिस के अंदर, वो सारे क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं और इसमें क्या होता है? डिफ्यूज हो जाते हैं पानी में। ठीक है, मगर यहां पे क्या है कि एक मेम्ब्रेन है, डेट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये केवल उन्हीं चीजों को एंट्री देती है। तो आप ध्यान रखिए कि ऑस्मोसिस कब होगा, किससे होता है? केवल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक बात पता चली, मेम्ब्रेन से पता होता है। क्या होता है? हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। फिर सवाल ये आता है कि सर ऑस्मोसिस और फिर डिफ्यूजन में अंतर क्या है? बेटा ऑस्मोसिस एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें क्या होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हाइयर से लोअर। अगर सॉल्यूट का होता है तो डिफ्यूजन बोलते हैं। जरा देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट क्या होता है तो बताता हूं कि सॉल्वेंट एक ऐसी चीज होती है जिसकी जो भी मिक्सचर बन रहा है या जो भी कुछ आप मिक्स कर रहे हो उसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। सपोज अगर मैं चीनी का शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूं तो चीनी लेने के शरबत बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? चीनी चाहिए होगी, पानी चाहिए होगी। मगर मैं पानी को ज्यादा रखता हूं, चीनी थोड़ी कम रखता हूं पानी से, तब तो 2-4 चम्मच डाल दी शरबत बनता है। तो जो चीनी थी वो चीनी हो गई हमारी सॉल्यूट, और जो हमने पानी था वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो अब जरा ध्यान से देख लेते हैं सॉल्वेंट क्या हुआ। सॉल्वेंट एक ऐसी चीज होती है जो क्या होती है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वह चीज होती है जो क्या होती है? लेस अमाउंट में। तभी आपने नोटिस किया हो कि मैंने डिफ्यूजन के केस में केवल सिंपली नहीं लिखा कि इट इज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल का, मैंने लिखा इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के केस में। अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। अब सॉल्वेंट ज्यादातर सब चीज घोलते हैं किसमें? पानी में ही घोलते हैं। तो जनरली लोग क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर पानी का। अगर जरूरी नहीं है आप पानी में ही सब चीज, मैंने किसी और चीज लिक्विड में घोला तो वहां भी क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होने किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, अब बात आती है कि क्या बोलते हैं, मैंने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सीखा, हाइयर कंसंट्रेशन जो लोअर कंसंट्रेशन। मगर एक बात क्या आती है, आप जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे। मगर डिफ्यूजन के केस में डज नॉट नीड एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मगर ऑस्मोसिस नीड्स इट। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें क्या होगा? ये मूवमेंट होगा किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये मूवमेंट हुआ क्यों? मूवमेंट इसलिए हुआ कि इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या थी? बहुत कम थी और यहां ज्यादा थी। इस कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए, यानी कि मैं बात करूं तो इस पूरी नेचर आपने चाहता क्या? हर कोई चाहता है बैलेंस, हर कोई चाहता है तृप्त होना, हर कोई चाहता है कि एक तरह से क्या हो जाए? स्टेबल होना। तो यही चीज हो रही है इस नेचर का। क्या है? एक आप कह सकते हैं एक मैकेनिज्म है। तो यहाँ क्या हुआ? एक प्रोसेस मेंटेन हुआ कि इस दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? सेम हो जाए। जितनी कंसंट्रेशन इसकी उतनी, तो ये इसके अंदर चला गया पानी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? बहुत कम हो गई। यानी कि क्या हुआ? ये डाइल्यूट हो गया, नहीं हो गया इसके सेल का गणित, अभी ये फूल जाती है। तब तक फूलती रहती जब तक ये काम चलता रहता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो आप बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट, तो आप लिख दीजिए कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecule, that is water, from higher concentration to lower कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? मूवमेंट तो होगा किसका? सॉल्वेंट, यानी कि ज्यादातर वाटर का होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ऐसा भी संभव हो सकता है, अगर मैं कहूं कि किशमिश की जगह ये मैंने क्या लिया? अंगूर लिया, अंगूर को पानी में डुबो दिया, तो क्या होगा बताओ? अगर अंगूर को मैं पानी में डुबो दूंगा तो अंगूर फूलता है? नहीं फूलता है। कि अंगूर तो पहले से ही
तो अब बात आ रही है कि वहां क्यों नहीं हुआ ऑस्मोसिस, वहां भी तो होना चाहिए, पानी इतना सारा भरा था और अंगूर के अंदर पानी कम होगा तो न चला जाना चाहिए। बेटा नहीं, ऐसा होता है कि ग्रेप्स के अंदर ज्यादातर कंटेन में सबसे साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेट 70 to 80% वाटर कंटेन आर प्रेजेंट इन ग्रेप्स। तो अंगूर में सबसे ज्यादा पानी होता है। अब उस पानी होता है उसमें जो मीठापन है या जो मिनरल्स है वो क्या है, वो कम है। तो वो क्या है, एक तरह से बैलेंस है, ठीक है। तो जब मैंने पानी में डुबोया तो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल उसके अंदर डिफ्यूज यानी ऑस्मोसिस नहीं हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ उसके अंदर नहीं गया, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन बैलेंस थी, दोनों की सेम थी। अगर मैं कहूं क्या बोलते हैं, इसी अंगूर को मैं नमक के पानी में डुबो दूं, मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने नमक को बोल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और मैंने इसमें एक किशमिश रख दी, वो किशमिश कह रहा हूं अंगूर, ये क्या है हमारा ग्रेप्स। तो इस ग्रेप्स को रखा तो क्या नोटिस किया कि बाहर सेल के अंदर क्या था, जब नमक का सॉल्यूशन बनाया हुआ था, नमक का सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत गाढ़ा बनाया हमने, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो नमक का जब सॉल्यूशन बनाया, खूब गाढ़ा कर लिया, गाढ़ा करते गए नमक का घोल घोल के, तो उसमें जब घोला होगा तो नमक बहुत सारा डाला होगा, पानी फिर कम रह गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अंगूर की केस में, तो अंगूर की केस में अप्रोक्सीमेट 80% वाटर है। तो होता क्या है इस वाले केस में कि जो कंटेनर है उस कंटेनर के सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है, मगर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर कंसंट्रेशन इज लो। पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है नमक के सॉल्यूशन में, कम हो जाती है एज कंपेयर। अब कम किससे, आप सोचो कि कम हो गई किससे, अरे हमें तो कम नहीं लगे बेटा, अंगूर के अंदर जितना पानी है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो इसके अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो अब बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा, ऑस्मोसिस क्या होगा, अंगूर से सारा पानी कहां, जो भी पानी होगा वो किसमें आ जाएगा, नमक के अंदर, ठीक है। नमक के अंदर जब आ जाएगा तो यानी पानी इसने छोड़ दिया। तो कभी आप नोटिस कीजिएगा कि आपने कभी नोटिस किया हो, खीरा खाते हो तो खीरे में क्या करते हैं, नमक लगा देते हैं, नमक लगाते हैं जैसे ही तो खीरे से पानी बहने लगता है बहुत जल्दी से। या कभी आपने सलाद में देखा होगा टमाटर और सैलेड के ऊपर नमक आप लगा दें तो क्या होता है, पानी छोड़ने लगता है। तो पानी क्यों बाहर आ गया, कि आपने जब नमक डाला तो नमक डालने से क्या हुआ, पानी की कंसंट्रेशन क्या हुई, अंदर ज्यादा हो गई, बाहर कम हो गई। जैसी बाहर कम हुई तो अंदर से जितना भी सेल से वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों आ गया, ऑस्मोसिस, ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जरूरी तो नहीं कि अंदर कोई हो, ये बाहर को भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या हो सकते हैं, दो प्रोसेस हो सकते हैं, दो तरह के मैकेनिज्म, या तो एक ऐसा अंदर को एक बाहर को, या फिर एक बैलेंस रह सके। इसी के डिपेंडिंग हमने ऑस्मोसिस को टू टाइप में डिवाइड कर दिया। तो ऑस्मोसिस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऑस्मोसिस इज डिवाइडेड ऑफ टू टाइप्स। ऑस्मोसिस कितने टाइप के हो, टू टाइप्स के, जरा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ऑस्मोसिस इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट नंबर 1। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं कि तुम्हारा पहला ऑस्मोसिस कौन सा हो सकता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं। अब दो तरह के ऑस्मोसिस कैसा, नंबर 1 एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस इससे नाम से क्लियर हो रहा है कि एंडो मतलब अंदर को और ऑस्मोसिस एक्सो मतलब बाहर को। तो आप बोलेंगे कैसे ऑस्मोसिस, बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन रहेगी। आप बोलेंगे कि एंडो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। किसके अंदर, हायर से लोअर कंसंट्रेशन, कहां पे, इनसाइड द सेल। आप बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ एंडो ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम इनसाइड द सेल। कहां से, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। अगर अंदर की तरफ हो रहा है ऑस्मोसिस यानी कि ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल का, तो आप बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। अगर मैं बोलूं एक्सो ऑस्मोसिस, तो एक्सो ऑस्मोसिस भी आप यही बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम आउटसाइड
कहां से होगा? आप बोलेंगे इनसाइड से आउटसाइड, टू द आउटसाइड, तो आप बोलेंगे क्या? आउटसाइड द सेल। तो एक बस वर्ड ऐड करना है, आउटसाइड द सेल, टू आउटसाइड द सेल, और इसमें टू इनसाइड द सेल। ठीक है, ये सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, इसमें आउटसाइड द मूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल क्लियर, ऑस्मोसिस बोल दिया। तो अगर मैं नमक के पानी में अंगूर को रखूं तो बेस्ट एग्जांपल है एक्सोऑस्मोसिस का। अगर मैं किशमिश को रखूं पानी में तो क्या हो जाएगा? इनसाइड से फूलेगी वो, तो हो जाएगा। आपने कभी देखा चने को पानी में डिबो देते हैं, चने को तो फूल जाता है रात भर, राजमा डिबो देते हैं, छोले डिबो देते हैं, तो ये सारे मैकेनिज्म किसके हो गए? ऑस्मोसिस के हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है अब सेल्स में, तो ये सारे क्या हो रहे हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हिसाब से। तो आपको एक ये पॉइंट भी नोट कर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी आप बोलिएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला? अब जाके हमारी पूरी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर हुई। इट इज ऑफ टू टाइप्स क्लियर हो गए, कौन कौन कैसे ऑस्मोसिस होता है वो हमको समझ में आया। अब बात आती है कि ये ऑस्मोसिस के कौन कौन से रूप में हो सकता है, कैसे कैसे। पहला नंबर 1 आता है हमारा, जिसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा जरा देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं कह रहा हूं बेटा कि मैंने एक ये हमारा कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने एक सेल को रख दिया वाटर में। किसमें रखा? वाटर की प्रेजेंस में। जब ये हमारा क्या है? वाटर है, और वाटर में हमने किसको रखा? सेल को रखा। मैंने कहा कि ये जो सेल है, इस सेल कौन सा है? सपोज मैंने बोला कि किसको रखा है? किशमिश को रखा है। ये थोड़ा कैसा है? इसका साइज बहुत थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये हमारा सेल है। तो ये मेनली कौन है? अगर मैं बात करूं तो रेजिन है, रेजिन्स। ठीक है, अगर मैं रेजिन्स की बात कर रहा हूं तो रेजिन से आपके क्या होते हैं? किशमिश को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ये सेल है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कैसी है? सेल के अंदर तक कंसंट्रेशन वाटर की कैसी है? बहुत कम है। तो तक मैंने बोला वाटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन। अभी सेल की कंसंट्रेशन किससे कंपेयर कर रहे हो आप? किससे? बादाम से। तो बादाम से तो बहुत ज्यादा है इसमें, नहीं कम किससे है? इस पानी के कंटेनर से। तो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर कैसी है कंसंट्रेशन? इसके अंदर कंसंट्रेशन कैसे है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई। तो बाहर कैसी है कंटेनर की? पानी जो भरा है उसमें कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि वाटर का मूवमेंट अब कैसा होगा आप खुद बताएंगे। तो वाटर का मूवमेंट होगा हायर से लोअर, पानी अंदर को जाएगा। तो बेटा इस तरह की जो सॉल्यूशन होता है, किस सॉल्यूशन में रखा हमने इसे? पानी में रखा। इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द concentration of the water is higher as compared to the inside of the cell। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है? जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सेल से कंपैरिजन करें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच the concentration of water is higher। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? वाटर की हाइयर है एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल। इतना बिल्कुल क्लियर हो सकता है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि मैंने एक सेल को काफी देर तक के लिए रखा रहने दिया, तो वो क्या होगा? फूल जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। अब जब ये फूल गया यानी कि सारा पानी इसके अंदर एंटर कर गया, अब पानी इसके अंदर कोई एंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये हो गया, इस स्टेट को कहते हैं, यानी जब एक ऐसी स्टेट जब पूरा सेल के अंदर क्या हो? सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए एज कंपेयर टू बाहर और अंदर दोनों की इक्वल हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम हो जाए। तो क्या होता है कि जो सेल होता है वो हमारा पूरा क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है। क्या होता है? स्वेल अप।
तो स्वेल अप हो जाएगा तो क्या होता है, इस जो स्टेट है उस स्टेट को कहते हैं क्या, टर्जिट। क्या बोलते हैं, तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इतना टर्जिट। तो टर्जिट अगर मैं बोला कि कोई मैंने एक सेल है और वो क्या है, पूरा टर्जिट है, टर्जिट का मतलब क्या होता है कि उस सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, पूरी है, बहुत ज्यादा है, यानी एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, जिस कंसंट्रेशन जितनी चाहिए थी वो होगी। अच्छा अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो वो क्या होता है, सेल क्या करता है, स्वेल अप हो जाता है। क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द सेल। तो जब कभी भी हम सेल को किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो सेल क्या होगा, स्वेल अप होगा, और एक स्वेल अप होने का एक कंडीशन बन जाएगी जाके, जब वो बिल्कुल क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, तब उस कंडीशन को कहते हैं टर्जिट। ठीक है, तो जनरली जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस तब होता है जब स्टोमेटा सेल्स क्या होते हैं, टर्जिट हो जाते हैं, यानी तभी स्टोमेटा ओपन होता है, यानी पानी जड़ों जमीन से जड़ों के द्वारा कहां तक होता है, लीव्स तक, और लीव्स में होते हैं स्टोमेटा सेल्स। तो तब मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में एक वर्ड बोलूंगा बार बार, टर्जिट, तब मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको अभी से क्लियर होते हुए चलना बेस बाय बेस, ठीक है, कि टर्जिट क्या होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा डेट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सो नाउ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन पानी की उसका बाहर भी होगी कंटेनर में, यानी कि जिस चीज में आप रखना चाह रहे हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन की होगी। तो अगर सपोज मैं एग्जांपल के केस की बात करूं, तो एग्जांपल लिया मैंने कि मैंने एक वाटर में किसको रख दिया, ये वाटर लिया, और इस वाटर में मैंने किसको रखा है, ग्रेप्स को रख दिया, अंगूर को। ये हमारा अंगूर है, क्या है, अंगूर। तो ये हमारा ग्रेप। तो अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन हमारा जो सेल की कंसंट्रेशन कैसी है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन भी है और बाहर भी है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या इक्वल है। तो ना वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, यहां भी कंसंट्रेशन कितनी है, जितनी है उतनी ही बाहर है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि वाटर की कंसंट्रेशन और ग्रेप्स की कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल, तो दोनों के बीच की कंसंट्रेशन क्या इक्वल है, तब जो केस बनेगा, जो सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन वाटर की वो भी उतनी है जितनी वाटर में है, यानी कंटेनर जिस सॉल्यूशन में रखा गया उस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन, तब उस केस में क्या होता है, ना ऑस्मोसिस बाहर को हो रहा होता है, ना एंडोऑस्मोसिस होगा, ना एक्सोऑस्मोसिस होगा। उस तरह के केस के सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसमें ना सेल स्वेल अप होगा, ना श्रिंक होगा, ना पिचकेगा, ना फूलेगा, ठीक है, उस तरह के सॉल्यूशन कहते हैं तो आइसोटोनिक। तो इज ए सॉल्यूशन इन विच the concentration of water is same या equal to the concentration of the cell, मतलब बिल्कुल सेम है जितनी ही कंसंट्रेशन ऑफ द सेल के अंदर है, इनसाइड द सेल। आप ऐसे कह सकते हैं is the solution in which the concentration of the water is same as compared to the inside of the cell, is same as compared to the inside of the cell, ठीक है, तो आप बता सकते हैं as compared to the inside of the cell, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, इस तरह के जो सॉल्यूशन होगा उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ सेम बराबर, ठीक है, तो दोनों तरफ से होगा तो इस तरह से मूवमेंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, दैट इज थर्ड नंबर, जो हमारा तीसरा है, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर बहुत ज्यादा है और बाहर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम है।
तो अब होगा क्या, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस मतलब सेल से वाटर क्या निकलेगा, निकल के बाहर आ जाएगा, किसमें, आउटसाइड में, ठीक है, उस सॉल्यूशन में। इस तरह की कंसर्न के सॉल्यूशन को कहते हैं, जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के केस में ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल के केस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हमने आपको बताया तो कोई भी एक सेल लिया, जिस सेल को अगर हमने क्या बोलते हैं डिबो दिया, और डिबो जाने के बाद हमने देखा कि उसकी कंसंट्रेशन क्या बहुत कम है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक सेल लिया है और इसको हमने क्या किया, एक ऐसे सॉल्यूशन डिजो किया जिसमें जो हमारा क्या था, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन का था। तो हमने बोला हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मैंने हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाया, उसमें के पानी की मात्रा कम थी, ग्लूकोज बहुत ज्यादा था। उस सॉल्यूशन में मैंने इस सेल को डिबो दिया। जब हमने ये नोटिस किया कि ये सेल के अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, बाहर अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। मगर ऐसे यहां पे देखा है तो यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो। यहां मतलब हमें ऑस्मोसिस में केवल पानी को देखना है, नहीं जो सॉल्वेंट है उसको देखना है। तो हुआ क्या, इस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा बहुत कम थी, तो पानी की, और इसमें ज्यादा थी, तो क्या हुआ, वाटर बाहर आ गया। ठीक है, जब पानी बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ऐसे। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ द सेल। तो हम कह सकते हैं श्रिंकेज ऑफ द सेल। तो आप कभी हमेशा याद रखिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रख देंगे तो सेल आपका कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक में रखेंगे तो सेल को कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूंगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप होगा तो हाइपोटोनिक में स्वेल अप होता है, उसी में एंडोऑस्मोसिस होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये जो कंडीशन, जो सेल श्रिंक हो गया, तो अगर हम ये सेल श्रिंक हो गया तो जो स्टेज हुई, उस स्टेज को क्या कहते हैं जाके, तो उस स्टेज को आपको बता दूं उस स्टेज को बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। यानी सेल किसकी स्टेट में, फ्लैसिड स्टेट में है, फ्लैसिड। वहां बोलते थे टर्जिड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और यहां हाइपर में फ्लैसिड बोलते हैं। ठीक है, एक और केस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से देखिएगा जल्दी से। अगर मैं कहूं कि मैं ये एक केस है जिसमें एक सेल था हमारा, एक मैंने क्या किया, इसके अंदर ये हमारा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि इसके अंदर पानी की मात्रा क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक अपने सेल को रख दिया, और वो भी जनरली कौन सा है, प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस में ये जनरली देखा जाता है। तो मैंने क्या रखा, प्लांट सेल को इसके अंदर रख दिया। अभी प्लांट सेल रखा तो इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पानी बाहर निकलेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। मगर ये नोटिस किया गया कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है, और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये देखा गया कि जो पानी था जो साइटोप्लाज्म में यानी प्रोटोप्लाज्म में, वो बाहर निकल गया। केवल पानी का तो पूरा सेल नहीं श्रिंक हुआ, पूरा सेल श्रिंक नहीं हुआ, केवल साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हुआ। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो सारा कहां आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, यहां पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ था। जब हमने सेल को डिबो दिया तो हमने ये नोटिस किया कि जो सेल वॉल थी वो तो अपनी जगह ही रही, मतलब जो सेल का कंटेंट था वो सारा सुकड़ के क्या हुआ, बीचों बीच में इकट्ठा हो गया। यानी पानी का लॉस हो गया, क्यों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा है। जब वो श्रिंक हुआ तो यहाँ केवल श्रिंकेज किसका हो रहा, प्रोटोप्लाज्म का। यहाँ क्या होता था, सेल का हो रहा था। तो श्रिंकेज होगा सेल, और उस स्टेज को कहते हैं फ्लैसिड। अगर मैं बात करूं जो सेल क्या हो रहा है,
सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो कोई पूछे व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज of the cell protoplasm when it is placed in a hypertonic solution। जब कभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हम रख देंगे तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा का प्रोटोप्लाज्म। मेन बात यार प्रोटोप्लाज्म। अब इसे जो ये स्टेज है सेल की, उस स्टेज को क्या कहते हैं? उस स्टेज को कहते हैं प्लाज्मोलिस्ट। क्या कहते हैं? प्लाज्मो, क्या बोला? प्लाज्मोलाइज्ड। तो जो सेल है, जो सेल को जिस स्टेज में क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड कहेंगे। तो व्हाट इज प्लाज्मोलाइज्ड? द सेल इज नोन एज द प्लाज्मोलाइज्ड इज अ कंडीशन ऑफ अ सेल व्हेन इट्स प्रोटोप्लाज्म इज श्रिंक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोलाइसिस क्या होनी चाहिए, प्लाज्मोलाइस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल किसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सोसाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस और भी काफी सारे प्रोसेस हैं जो उनके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस और बच्चों कुछ नहीं, कनेक्टेड रहिएगा और अपडेट रहिएगा। ठीक है, इट्स साइनिंग ऑफ।